बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है परसेप्शन। व्हाट इज़ परसेप्शन? तो परसेप्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और फिर उसे इंटरप्रेट करना और फिर उस इंफॉर्मेशन को मीनिंग देना, जो है वो परसेप्शन कहलाता है। अगर हम परसेप्शन को सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं मीनिंग ऑफ सेंसेशन इज़ कॉल्ड परसेप्शन। मीनिंग ऑफ सेंसेशन इज़ कॉल्ड परसेप्शन। क्योंकि हम कोई भी स्टिमुलस को देखते हैं, क्योंकि वो डाटा हमारे सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू हमारे अंदर हमारे माइंड में जाता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को हमारा माइंड उसको ऑर्गेनाइज करता है। फिर उस इंफॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन होती है और उसको जब समझ आ जाती है तो उस समझ को जब हम कोई नाम देते हैं तो वो हमारी परसेप्शन कहलाती हैं। यानी हम उस जो भी हम अंडरस्टैंड करते हैं उस स्टिमुलस से रिलेटेड, तो उसको जो हम एक मीनिंग दे देते हैं वो परसेप्शन कहलाती है। परसेप्शन प्रोवाइड अ मीनिंगफुल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। यानी परसेप्शन जो है वो हमें मीनिंगफुल अवेयरनेस देती है और नॉलेज देती है अबाउट द वर्ल्ड। परसेप्शन इज द एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल एंड फील ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड। अब परसेप्शन जो है वो हमें कैसे होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिविजुअल के अंदर 5 सेंसेस होती हैं जिनके ज़रिए से हम किसी भी चीज़ को परसीव करते हैं या किसी भी स्टिमुलस को परसीव करते हैं। और हर सेंस ऑर्गन्स का एक अपने अपने सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो इन इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। सपोज दैट हम आइज़ से जिस किसी चीज़ को हमने परसीव किया है तो वो किसने किया? वो हमारे आइज़ के सेंसरी रिसेप्टर्स ने किया। अगर हम कानों से किसी साउंड की आवाज़ को सुनते हैं तो उस कानों के अपने एक सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे जो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। तो इसी तरह से तमाम बाकी अपने जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनके अपने रिसेप्टर्स हैं। वो अगर उससे किसी स्टिमुलस को आप सेलेक्ट करते हैं या देखते हैं या सुनते हैं या टेस्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो जो है उसके ज़रिए से उनके जो सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे वो जो उस स्टिमुलस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे और फिर वो इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइज होगी। उसके बाद वो इंटरप्रिंट होगी। इंटरप्रिंट में क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या चीज़ है, फोकस करते हैं उसके ऊपर। उसको अंडरस्टैंड करने के बाद फिर वो उस इंफॉर्मेशन को आप नाम दे देते हैं, तो वो हमारी परसेप्शन कहलाती है। अब सपोज़ दैट कि मैं एक रूम में जाती हूँ और वहाँ पे मुझे एक परफ्यूम की जो है वो स्मेल फ़ील होती है। तो जब मैं क्योंकि वो अपने स्मेल किया उसको उस नोज़ के थ्रू, तो नोज़ रिसेप्टर्स ने वो इंफॉर्मेशन जो है वो परसीव की है। अब मैं जब उस परफ्यूम को चेक करती हूँ, देखती हूँ, मुझे उसकी स्मेल जो है वो अच्छी लगती है, तो मेरे माइंड ने क्या सोचा कि ये एक परफ्यूम जो है वो बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। इसकी स्मेल अच्छी थी तो मैं उसकी तरफ गई। तो अब हमने उस परफ्यूम को एक मीनिंग दे दिए कि ये बहुत अच्छा है। तो ये मेरी क्या है, ये परसेप्शन होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल की परसेप्शन जो है वो एक जैसी हो, ठीक है। परसेप्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है उसके मिजाज के हिसाब से, क्योंकि हर बंदा अपनी थिंकिंग के हिसाब से जो है वो डिफरेंट होता है और वो डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से ही परसीव करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो परफ्यूम मुझे पसंद है तो वो किसी दूसरे को भी पसंद हो। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको परफ्यूम पसंद ही नहीं होते। अब ज़रूरी नहीं है कि मुझे पसंद है तो वो ही चीज़ उसको भी पसंद हो। तो इसी वजह से जब वो किसी परफ्यूम को किसी दूसरे इंडिविजुअल ने देखा, चेक किया, तो उसे जो है वो परफ्यूम पसंद नहीं आया, तो उसने उसको एक मीनिंग दिया कि ये एक अच्छा परफ्यूम नहीं है। तो ये उसकी परसेप्शन थी। इसी तरह से हम चीज़ों को जब देखते हैं, सुनते हैं, या कोई खाना है जो हम खाते हैं हमें टेस्ट में अच्छा नहीं लगता, तो वो हमारी अपनी परसेप्शन है कि ये अच्छा है या नहीं है, ये मीठा है या नमकीन है, ये क्या है। हम उसके बारे में जो भी राय कायम करते हैं तो वो हमारी क्या होगी, वो हमारी परसेप्शन होगी। इसी तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं
जितनी भी चीज़ें हैं या कोई इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, तो वो कॉन्शियसली जो भी हमें अवेयरनेस मिल रही होती है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या इवेंट के बारे में, वो उसके बारे में हम क्या राय रखते हैं, वो हमारी परसेप्शन कहलाएंगी। अब परसेप्शन जो है वो एक ऐसा एक्टिव प्रोसेस है कि ये चलता रहता है, रुकता नहीं है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे स्टिमुलस होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हम सबके ऊपर फोकस कर लें, हम सिर्फ उसी एक ख़ास या स्पेसिफिक किस्म के स्टिमुलस को जो है वो तवज्जो देते हैं जो हमें अट्रैक्ट करती है, और बाकी जितने भी स्टिमुलस होंगे हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसी तरह से जो है जब हमारे कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो भी हमारा जो है वो परसेप्शंस होती हैं कि जब हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं, या हमारी जो है कुछ मेमोरीज़ होती हैं, बिलीव्स होते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे परसेप्शन का हिस्सा होंगी। इसी तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे कि फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन क्या होते हैं। अब इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन जो हैं वो बेसिकली जो है हमने उनको डिफ़ाइन किया है 3 कैटेगरीज़ में। अब वो 3 कैटेगरीज़ कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, नंबर 2 सब्जेक्टिव फैक्टर्स, और नंबर 3 सोशल फैक्टर्स। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं उनको मज़ीद जो है 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी, और नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टिमुलस। अब परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में जो है हमारे पास सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे फिगर एंड ग्राउंड को, कि फिगर एंड ग्राउंड क्या होती है। लेकिन इससे पहले मैं बताऊंगी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब परसेप्शन इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन, organization and interpretation of the information we get from our senses। यानी परसेप्शन में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि हमने किसी भी स्टिमुलस को सेलेक्ट करना है, कि हमारी सिलेक्शन होती है। और हमारी सिलेक्शन कैसे होती है, जिस चीज़ को हम हमारी या हमें अट्रैक्शन मिल रही होती है जिस चीज़ से भी, वो हमारा स्टिमुलस होगा, और वो हमारा सिलेक्शन स्टिमुलस होगा कि हमने इस स्टिमुलस को सेलेक्ट किया है या सेलेक्ट हो गया है। फिर हम उसी सेलेक्ट की हुई स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, फिर उससे इंटरप्रिटेशन होगी, और उससे जो हमें इंफॉर्मेशन हासिल होगी वो इंफॉर्मेशन हमें हमारे सेंसेस के थ्रू हासिल होगी, तो उसे हम कोई मीनिंग दे देंगे, तो वो हमारी परसेप्शन कहलाएगी। अब ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस जो है अलाउज पीपल टू अंडरस्टैंड विच पार्ट ऑफ द विजुअल अरे आर ऑब्जेक्ट एंड विच आर नॉट। अब ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस जो है वो ये बताता है कि हमने किस जो भी चीज़ या जो भी ऑब्जेक्ट हमने देखा है, हमने किस हिस्से को या किस चीज़ को या उसकी किस पार्ट को हमने अंडरस्टैंड करना है और कौन सा अंडरस्टैंड नहीं करना। यानी वो सिलेक्शन है कि एक स्टिमुलस का भी पार्ट हमने सेलेक्ट करने के इसके ऊपर फोकस है, और इसी को हमने सिलेक्शन करने है, और इसी के ऊपर हमने मज़ीद इंटरप्रिटेशन करनी है और इसको मीनिंग देने हैं। और ये देखना है कि हाउ फार अवे दोज ऑब्जेक्ट्स आर, हाउ ब्राइट एंड कलरफुल दे आर, विच आर मूविंग एंड विच आर नॉट। यानी उसमें हमने ये देखना है कि अगर जिस भी स्टिमुलस को हम परसीव कर रहे हैं वो कितनी दूर है, वो दूर है या नज़दीक है, वो कितनी ब्राइट है या कलरफुल है, और इसके अलावा कि वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो स्टिमुलस है वो मूविंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने पहले तो ये देखना है, उसके अंदर सिलेक्शन करनी है। फिर इसमें बात आ जाती है फिगर एंड ग्राउंड परसेप्शन की एंड ग्रुपिंग की। अब इसमें सबसे पहले हम जो हैं वो फिगर एंड ग्राउंड को डिफ़ाइन करेंगे। फिगर एंड ग्राउंड में क्या होता है कि आवर फर्स्ट टास्क इन परसेप्शन में हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, इज़ टू परसीव एनी ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को परसीव करना, कॉल्ड फिगर एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। यानी वो फिगर कहलाएगा एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स
सराउंडिंग कॉल्ड द ग्राउंड। देखें, जिस चीज़ के ऊपर हमारा फोकस है, जिसको हम अटेंशन दे रहे हैं, वो हमारा फिगर होगा, और उसके सराउंडिंग में जो चीज़ें होंगी उनको हम इग्नोर तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी कम उसके ऊपर नज़र होती हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ग्राउंड कहलाएगा। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ कि सपोज़ दैट हम कोई प्रिंटिंग ड्रेस है, वो हमें बहुत पसंद आता है, हमें जो उसके ऊपर जो हमारी उसकी फिगर बनी हुई होती है, जो प्रिंट हुआ होता है, उसके ऊपर हमारा पहले फोकस जाता है, या हम उसको पहले अटेंशन देते हैं, जिसके बिहाफ पे हमें वो पसंद या नापसंद होता है। तो अब वो ड्रेस किस वजह से पसंद है कि उसकी प्रिंटिंग हमने पहले देखी, कि इसके ऊपर इतनी अच्छी कोई कढ़ाई की हुई है, या इतना अच्छे उसके ऊपर प्रिंटिंग की हुई है, या उसके कलर इतने खूबसूरत हैं, इसकी डिज़ाइनिंग बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। तो हम ये चीज़ें देखते हैं, तो ये हमारा फिगर कहलाएगी, यानी जिस चीज़ ने आपको अट्रैक्ट किया वो आपका फिगर होगी। और उसके बाद बात आ जाती है मटेरियल की, कि वो जो कपड़ा है वो किस मटेरियल का बना है, या उसकी जो बेस है जिसके ऊपर प्रिंट हुआ है वो किस तरह की बनी है, वो उसके ऊपर हमारी नज़र बाद में जाएगी, उसको हम बाद में परसीव करेंगे, यानी वो उस चीज़ उसके सराउंडिंग्स में होगी, तो हम उसे ग्राउंड का नाम देंगे, तो वो हमारा ग्राउंड कहलाएगा। इसी तरह से एक सेकंड एग्जांपल ये है कि जब हम कोई बॉस जो है वो मीटिंग कर रहे होते हैं, तो हम गौर से हम बॉस की बात को सुन रहे हैं कि वो मीटिंग में क्या कह रहे हैं, हमारा फोकस उनके ऊपर होता है, तो वो क्या होगा? वो हमारा फिगर होगा। और उसके सराउंडिंग्स में बाकी लोग अगर आपस में कोई बात कर भी रहे हैं, तो वो हमारा ग्राउंड होगा, क्योंकि उसके ऊपर हमारी तवज्जो नहीं होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा तवज्जो हमारी बॉस की आवाज़ पे होगी, जो हम उनकी आवाज़ सुन रहे हैं, और बाकी उसके सराउंडिंग्स जितनी भी आवाज़ें होंगी उस पे हमारा फोकस नहीं होगा, तो वो जो है वो फिगर कहलाएगा। इसी तरह से एक थर्ड एग्जांपल ये है कि अब हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, उसमें हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारा ध्यान वर्ड्स के ऊपर आता है, क्यों? हमारा फोकस वर्ड्स के ऊपर आता है, तो वो हमारा फिगर होगा। और जो उसका पेपर होगा जिसके ऊपर वो वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो हमारा ग्राउंड होगा, क्योंकि उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं, क्योंकि वो उन वर्ड्स की सराउंडिंग्स में आता है, तो इसलिए वो जो वर्ड्स होंगे वो फिगर होगा। जो जिस पेपर के ऊपर वो वर्ड्स टाइप हुए हैं, वो पेपर जो है वो हमारा ग्राउंड कहलाएगा। तो इस तरह से जो है ये हमारा फिगर एंड ग्राउंड का टॉपिक है। फिगर एंड ग्राउंड जो है उसको हमने डिफ़ाइन किया। इसी तरह से है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या है? इट इज़ द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, कि हम चीज़ों को ग्रुप की फॉर्म में देखते हैं। अब जो चीज़ें एक जैसी आपको नज़र आ रही होती हैं, शेप में एक जैसी होती हैं, या उसको कलर्स में एक जैसी होती हैं, तो या मिलती जुलती होती हैं, तो हम उनको एक ग्रुप में डिवाइड करके फिर उसको परसीव करते हैं कि ये क्या चीज़ है। सपोज़ दैट कभी आप जब आसमान की तरफ नज़र दौड़ाएं, तो बाज़ का परिंदे एक शेप में एक ग्रुप में जा रहे होते हैं, तो उनकी एक शेप अलग से बनी हुई आपको नज़र आती है, तो वो ग्रुपिंग में एक शेप होती है। आप एक इंडिविजुअल को नहीं देखते उसमें, आप किसी इंडिविजुअल यानी वन बाय वन किसी परिंदे को नहीं देख रहे होते कि ये क्या है। आपका फोकस जो है ग्रुपिंग के फॉर्म में उस शेप के ऊपर जा रहा होता है, जो कि उन्होंने परिंदों ने मिल के एक शेप बनाई हुई होती है, तो वो एक ग्रुप की फॉर्म में होता है, तो वो हमारी एक ग्रुप की फॉर्म में हमारी एक परसेप्शन होती है। इसी तरह से बाज़ जब ये पाक फ़ज़ाइया या आर्मी फोर्सेस की जो परेड्स हो रही होती हैं, जैसे यौम दिफ़ा के मौका पे आप अक्सर टीवी में भी देखते होंगे कि वो जो जहाज़ के ज़रिए से मुख्तलिफ़ कलर्स फैला रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइनिंग बना रहे होते हैं, तो वो जहाज़ एकदम से ग्रुप की फॉर्म में आके एक शेप दे देते हैं, तो वो भी हमारी एक ग्रुपिंग परसेप्शन में आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास थर्ड है सिंप्लिसिटी। अब सिंप्लिसिटी में क्या होता है? वी टेंड टू ऑर्गेनाइज स्टिमुली इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे, यानी हमारी कोशिश ये होती है कि चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाए, ताकि उसको समझने में, इंटरप्रेट करने में आसानी हो सके। तो जितनी चीज़ या स्टिमुलस जितना सिंपल होगा, उसको ऑर्गेनाइज़ करना उतना आसान होगा, उसको इंटरप्रेट करना उतना आसान होगा,
और उसको मीनिंग देना उतना ही आसान होगा। तो हम उसको जितनी सिंप्लिसिटी की फॉर्म में चीज़ों को देख रहे होते हैं वो उतनी ज़्यादा हमें अच्छे तरीके से परसीव भी हो रही होती हैं। नंबर 4 पे है सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी क्या है कि वी टेंड टू ग्रुप टुगेदर एलिमेंट्स दैट अपीयर सिमिलर, यानी ग्रुप की फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं और देखने में हमें वो एक जैसी लगती हैं। सिमिलर एलिमेंट्स आर परसीव्ड टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप। अब सिमिलर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमें परसीव ऐसे होते हैं जैसे कि वो एक ग्रुप का हिस्सा हों। सिमिलैरिटी आल्सो इफेक्ट द परसेप्शन ऑफ साउंड, यानी वो परसेप्शन पे बहुत, सिमिलैरिटी जो है परसेप्शन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इस तरह से नंबर 5 पे है कॉन्टीन्यूटी। अब कॉन्टीन्यूटी का मतलब ये होता है कि तसलसल में एक चीज़ का चलना जो आपको वाज़े नज़र आ रही होती है कि चीज़ जो है चलती जा रही है, रुकती नहीं। हालांकि वो हकीकत में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारी आंखों को वो ऐसे दिखाई देती हैं कि वो कंटिन्यूसली चल रही है, वो रुक नहीं रही। जिसमें द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी suggests that we tend to see things as ending up constant with the way they started off. We tend to perceive a series of stimuli smooth and continuous, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम स्मूथली देख रहे होते हैं कि वो स्मूथली जो है सीरीज़ बनाई हुई होती है, चल रही होती है, रुकती नहीं है, जबकि हकीकत में वो एक जगह पे रुकी हुई होती है, लेकिन हमें देखने में ऐसा लगता है कि वो मूविंग कर रही है। जिस तरह से आप देख लें कि 5 फेनोमेना की बात होती है। 5 फेनोमेना क्या होता है, जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि कोई फंक्शन होता है या बाज़ औक़ात ये जो शादी हॉल्स पे भी वो लाइट्स वगैरह लगी हुई होती हैं, तो वो कभी ब्लिंकिंग कर रही हैं, कभी रुक रही हैं, और बाज़ औक़ात में वो आपको कंटिन्यूसली वो फॉर्म में चलती हुई भी या मूविंग करती हुई भी नज़र आ रही होती हैं। तो हमें ये लग रहा होता है कि ये रुक नहीं रही, ये चल रही है। तो इस तरह से जो 5 फिनोमेना की सिचुएशन होती है उसमें भी जो है वो जो हमें ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड परसीव टुगेदर, दस अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स although separated in space will be perceived as group. Common fate is like continuity but for moving stimuli. अब ये भी आपके पास एक ग्रुप की फॉर्म में ही चीज़ आ रही होती है, क्योंकि अब कॉमन फिट ये कि एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जो कि मूविंग कर रहा होता है एक सेम डायरेक्शन की तरफ और सेम स्पीड के साथ वो चल रहा होता है, तो वो हमें एक सेम स्पीड उसकी जो है वो परसीव हो रही होती है कि ये इकट्ठे जो हैं एक ही स्पीड में और एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि जैसे बर्ड्स हैं, हालांकि वो आसमान पे सेपरेट कुछ फासले पर स्पेस के साथ वो उड़ रहे होते हैं, लेकिन हमें वो एक ग्रुप की फॉर्म में एक ख़ास किस्म की शेप में नज़र आते हैं, तो इसे हम कॉमन फेट का नाम देते हैं। ये भी एक कंटिन्यूटी की फॉर्म में भी थोड़ा सा फील होता है, लेकिन ये एक मूविंग स्टिमुलस भी नज़र आता है इसके अंदर। इसी तरह हमारे पास है क्लोजर। अब क्लोजर क्या होता है कि इट इज़ द टेंडेंसी टू फील द मिसिंग पार्ट्स। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो मिसिंग पार्ट्स को पूरा करती है ऑफ अ फिगर एंड सी द फिगर एज कंप्लीट। द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर स्टेट दैट व्हेन इंडिविजुअल सी आर डिसकनेक्टेड आर इनकम्प्लीटेड figure, they fill in the space and see it as a complete figure. Closure is a good example that perception is an active perception. एग्जाम्पल दैट परसेप्शन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि परसेप्शन आपको पहले से मैंने बताया कि एक एक्टिव प्रोसेस होता है, और इस क्लोजर में ये होता है कि आप कोई फिगर बना देते हैं और उसके अंदर कुछ स्पेसेस भी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब वो जो एक अधूरी सी पिक बनी हुई होती है उसको देख के इतना वाज़े हो जाता है कि आप इतने क्लोज़ हो जाते हैं कि उस पिक को आसानी से पहचान सकते हैं कि ये क्या बना हुआ है, और जब फिर आप उसको देख के और मुकम्मल उसको फिलअप भी करते हैं जहाँ से वो छुटी हुई होती है, और उसे बना के मुकम्मल शेप बना के एक चीज़ जो है वो सामने लेकर आते हैं कि ये इस चीज़ की पिक है। तो वो ये होता है कि पहचान करने के लिए किसी भी चीज़ को परसीव आपने क्या किया और उसके मुताबिक आपने क्या
चीज़ जो है वो अधूरी थी और उसको कंप्लीट किया, तो पता चलता है कि आपने उसको एक मीनिंग दे दिए हैं कि ये कोई जो है वो किसी हॉर्स की पिक है या किसी डॉग की पिक है या कोई आपने कोई डक की बना दी है पिक, लेकिन वो अधूरी, उसका स्केच अधूरा छोड़ दिया, लेकिन इतना अधूरा नहीं है कि आप उसको पहचान ना सकें, लेकिन इतना वो क्लोज ज़रूर है कि उसको आप इजीली पहचान सकें। तो जिसकी परसेप्शन अच्छी होगी तो वो तो बहुत अच्छे तरीके से उसको पहचान लेगा कि ये किस चीज़ का फिगर बना हुआ है, तो वो मज़ीद उसको आगे अपनी समझ के मुताबिक जब उसे कंप्लीट करेगा तो इट मीन्स कि इसने उस पिक को मीनिंग दे दी है कि ये पिक जो है वो इस तरह से कंप्लीट होती है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। तो इसे इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर